Hello student, in this video we will learn about the thermal energy. Thermal energy and its relation with the three states of matter, solid, liquid और gas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी? थर्मल का मीनिंग होता है जैसे कि मोशन. मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल्स के मूवमेंट से जुड़ा होता है थर्मल एनर्जी मीन्स और एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स. तो वाइब्रेशन देखेंगे किसमें कितना ज़्यादा होता है. तो थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन और ये मूवमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स etc. The energy of a body due to motion of its particles means atoms or molecule is known as thermal energy, and thermal energy is directly proportional to the temperature. Thermal means जैसे वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन जिसमें ज़्यादा होंगे वो किसमें होंगे, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा. मीन्स या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी. और थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स मूव मोर स्पीडी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और भी मतलब स्पीड के साथ या और भी मतलब हाईली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे या मूव करना स्टार्ट कर देंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मूवमेंट है तो मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी. तो इट इज़ ए मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस. ये उसके काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पार्टिकल की स्पीड भी ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा होने का मतलब है कि वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. काइनेटिक मीन्स थर्मल एनर्जी ज़्यादा है. तो जनरली जैसे हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, यदि हम थ्री स्टेट देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन मीन्स दे ओनली ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन. दे डू नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन. वो किसी भी तरह का ट्रांसलेटरी मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस तरह का मोशन शो नहीं करते हैं. तो सॉलिड में थर्मल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी थर्मल एनर्जी वाइब्रेशन सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव तो नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है कि सबसे कम होगी थर्मल एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की. तो सॉलिड हैव वेरी लो थर्मल एनर्जी, इसकी थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी. और वहीं यदि हम लिक्विड को देखेंगे तो लिक्विड में थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में. इसका मतलब है कि इसमें थर्मल एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है. तो हायर देन सॉलिड बट लेसर देन गैस. लेकिन गैस के कंपैरिजन में यहाँ पर इसकी थर्मल एनर्जी कम होगी. और वहीं पर यदि आप गैस देखें, गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा होगी. हाईएस्ट थर्मल एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव मोर रैंडमली देन लिक्विड और सॉलिड. लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स ज़्यादा रैंडमली मूव कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा थर्मल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ता जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाता है. जैसे हाईएस्ट थर्मल एनर्जी वाले हैं गैसियस पार्टिकल, इसलिए गैसियस पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है. वही लिक्विड है, लिक्विड में तो थोड़ा इंटरमीडिएट रेंज का है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू गैसेस. सॉलिड के पार्टिकल्स में थर्मल एनर्जी सबसे कम है. इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके जो काइनेटिक एनर्जी है या स्पीड है ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो ये था थर्मल एनर्जी के बारे में. सबसे थर्मल हाई होगी गैस की, उससे कम लिक्विड और सबसे कम होगी सॉलिड पार्टिकल्स की. और इन्हीं से मतलब आगे जुड़ा रहता है, जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, कब कोई मेल्ट होगा, बॉइलिंग कब कौन सा बॉयल होगा. तो इस तरह से अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में. गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. गैसेस जैसे कि हम जानते हैं वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ सरफेस पर हम रहते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर, दैट इज़ आल्सो नोन एज एटमॉस्फेयर. इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. मतलब जो अर्थ है चारों ओर इसके क्या पाए जाते हैं, एक एयर है जिसमें कई सारे नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, जिसे हम सभी को एक कॉमन वर्ड के द्वारा एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. जैसे हम जानते हैं एटमॉस्फेयर आल्सो कंसिस्ट डिफरेंट लेयर.
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, इस तरह से डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो हम जैसे सबसे लोअर लेयर पर रहते हैं, मतलब जो जस्ट अर्थ से लगी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। और इसमें ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है मेंटेन करने का काम भी गैसेस का होता है, प्रेशर है। इसके अलावा ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से भी शील्ड करता है। इसमें एक नंबर ऑफ़ गैसेस पाई जाती हैं, जैसे मैन यदि हम देखें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर वेपर है। तो ये सभी इसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के, जो कि ट्रोपोस्फियर लेयर में पाए जाते हैं। हम यदि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वहाँ पर टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें जिसमें से 6 तो नोबल गैसेस हैं, मीन्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि जो अदर 5 हैं दे आर इन आइदर इन डायटोमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से डिफरेंट तरह की हम देखेंगे गैसेस जो हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जनरल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि देखा जाए गैसेस तो वो कहलाते हैं जिनका ना तो कोई शेप होता है फिक्स और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस नाइदर हैज़ डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इनका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम। जबकि आप सॉलिड होंगे तो सॉलिड का देखते हैं या तो वो स्फेरिकल शेप के हैं या क्यूबॉइड, ऐसे डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, कॉनिकल है, ट्रायंगल है। वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जो भी सब्सटेंस है, उसके द्वारा कितना स्पेस, यदि स्पेस मान लीजिए फिक्स है तो वो फिक्स हो जाएगा। जैसे सॉलिड और लिक्विड का तो फिक्स होता है कि एक इतना पर्टिकुलर वो एरिया को या पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है। गैसेस तो जो वॉल्यूम और शेप होता है, इट एज्यूम्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर। हम जितना जिस कंटेनर में उसको लिया हुआ है गैस को, जितना उसका वॉल्यूम होगा कंटेनर का और जितना उसका जैसा उसका शेप होगा, उतना ही वॉल्यूम गैस का भी होगा और वैसा ही इसका शेप मान लिया जाता है। तो इसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। सेकंड है जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिबिलिटी। जब आप गैसेस को एक्सटर्नली मतलब प्रेशराइज करेंगे, बाहर से उसको प्रेशराइज करेंगे तो गैस कंप्रेसिबल हो जाते हैं। मीन्स गैसियस मॉलिक्यूल तो दूर दूर रहना चाहते हैं, जब लेकिन हम उसको दबाते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नली हम यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेसिबल हो जाती हैं, मीन्स गैसेस के मॉलिक्यूल को पास पास लाया जा सकता है। थर्ड है होमोजीनियस नेचर। आप किसी कंटेनर में यदि गैस को भर देंगे, किसी आपने मान लीजिए रूम में एक कॉर्नर पर गैस को मान लीजिए कि रख दिया और उसको ओपन कर दिया, उसका वेसल का जो टैप लगा हुआ है, तो वह धीरे धीरे पूरे जितना भी इसका स्पेस, होल स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको हम होमोजीनियस नेचर हैं। यदि मान लीजिए 2 गैसेस को रखा तो दोनों गैस अलग अलग एरिया में नहीं डिवाइड हो जाएंगे, दोनों पूरी तरह से रैंडमली एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। इसलिए गैसेस जो है होमोजीनियस नेचर के पाए जाते हैं। फोर्थ है डेंसिटी। डेंसिटी देखा जाए, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मास तो बहुत ही कम होता है। तो गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। फिफ्थ है प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए बैलून के अंदर गैस भरी होती है, तो आप जब उसकी वॉल को टच करते हैं तो आप क्या फील करते हैं कि वहाँ पर गैस भी प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। या मान लीजिए गैस सिलेंडर के अंदर जब गैस भरी होती है तो जैसे हम उसका नॉब दबाते हैं, गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि वह क्या करती है गैस, इट एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो भी इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शन में बराबर अमाउंट से प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है। क्यों एक्सर्ट करते हैं? बिकॉज द गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब किसी वॉल ऑफ कंटेनर से वो हिट होते हैं तो फोर्सफुली हिट होते हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। यदि हम उसको फाइंड कर लें तो वह प्रेशर कहलाएगा। तो
तो इस तरह से गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज द गैसेस क्यों मतलब एक्सर्ट करते हैं, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल से क्योंकि ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, वो भी फोर्सफुली टकराते हैं हाई स्पीड से। सिक्स्थ है लिक्विफिकेशन, हम गैसेस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? लिक्विफाई गैसेस आर लिक्विफाइड बाय कूलिंग मीन्स बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर मीन्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को इंक्रीज करके हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। 7 है डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसनट्रेटेड रीजन। तो गैसेस भी आपने देखा होगा हाईली डिफ्यूजिबल होती हैं, मींस दे इंटरमिक्स रीडली विदाउट एनी मैकेनिकल ऐड। ये इस तरह का यहाँ पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, गैसेस को आप किसी कंटेनर के अंदर रख दीजिए, दो गैसेस को अपने आप से वो मिक्स हो जाएंगी, मींस हमें वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है। तो ये थे और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर में सबसे मतलब जो गैसियस स्टेट है वो सिंपलेस्ट और एंड शोज ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर, सबसे ज़्यादा मतलब यूनिफॉर्मिटी गैसियस सब्सटेंसेस में है या गैसियस स्टेट के जो मैटर हैं उनमें ही पाया जाता है। और बिहेवियर ऑफ गैस को यदि हमें डिस्क्राइब करना है तो आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन जैसे मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर etc। तो हम उनके देखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस कौन कौन सी हैं, किन किन के द्वारा हम मतलब गैसेस में क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे देखते हैं। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मास, हम गैस का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गैस मास मतलब टोटल कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस, तो टोटल कंटेंट कितना है, मास ऑफ गैस यदि आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, उस कंटेनर का वेट लेना होगा जिसमें वो गैस भी भरी हुई है, और उसके बाद माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर लेना होगा। इससे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, तो सिर्फ हमें किसका मास मिल जाएगा, गैस का मास मिल जाएगा। जो यूनिट ऑफ मास होती है जनरली किलोग्राम, कभी इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको जनरली हम गैसेस के मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स n, तो n इज इक्वल टू होता है मास जनरली इन ग्राम अपॉन m इज़ द मोलर मास, मोलर मास भी ग्राम में होता है, इसको हम गिवन मास भी लिख सकते हैं अपॉन मोलर मास, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो मास ऑफ गैसेस जनरली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स, हम इसको मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सेकंड है वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, किसी गैस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो आप कंटेनर का वॉल्यूम लेंगे वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, यहाँ पर गैस का भी सेम वॉल्यूम होगा। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर, जनरली इसको लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, एंड यू ऑलरेडी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और कभी कभी हम इसको सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर यदि हम क्यूबिक वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें 1 ml के बराबर गैस आएगी। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि इसमें होता है 1000 ml, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यदि हम 1 मीटर क्यूब में यदि कोई गैस भरते हैं तो वह 1000 लीटर के इक्वल होगा। और 1 लीटर इज इक्वल टू और भी होता है जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब, इट इज़ इक्वल टू 1 लीटर। तो इस तरह से ये डिफरेंट यूनिट्स है, इसको हमें जानने की ज़रूरत है क्योंकि ये आगे डिफरेंट तरह से जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कन्वर्जन जो फैक्टर्स हैं वो ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। गैस प्रेशर का मीनिंग हो जाएगा द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी आपने कंटेनर में जिस गैस को लिया है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी वॉल पर,
हम उसको पर यूनिट एरिया में मेज़र करेंगे उस फोर्स को, तो वो कहलाएगा गैस प्रेशर। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो अर्थ की सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बैरोमीटर। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही सिर्फ बैरोमीटर के द्वारा, मीन्स गैस यदि हम पर्टिकुलर कोई गैस लें किसी अलग कंटेनर में तो वह बैरोमीटर के द्वारा मेज़र नहीं की जा सकती है। ये तो टोटल जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं उसके प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं। और ये एक सिंपल बैरोमीटर है। एक कंटेनर लिया जिसमें हमने लिक्विड मरकरी लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यहाँ पर जो गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इसके ऊपर, तो ये मरकरी यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे राइज करते हुए इस तरह से भर जाता है। यहाँ पर कुछ एरिया ऊपर में वैक्यूम खाली रहता है क्योंकि एक निश्चित हाइट के बाद फिर ये नहीं जाती है, तो यहाँ पर ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस वैक्यूम में फर्दर और नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। तो ये हाइट यदि हम निकाल लें यहाँ से यहाँ तक की, इस हाइट ये लगभग नॉर्मल जो कंडीशन है 0 मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मरकरी 76 सेंटीमीटर तक ही जो है राइज करती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। मीन्स यदि जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा सा और ये हाइट इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाते हैं, इससे ये मरकरी कहाँ की ओर जाने लगती है, ऊपर की ओर राइज होने लग जाती है। तो ये हम यहाँ पर हाइट को मेज़र करते हैं, इसके यहाँ से कितनी हाइट तक मरकरी राइज हुआ। यदि मान लीजिए मरकरी का हाइट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि वह प्रेशर भी वहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जैसे जैसे मतलब मरकरी की हाइट घटती जाएगी तो प्रेशर भी वहाँ पर डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसके लिए हम जैसे मरकरी को ही जनरली चूज़ करते हैं बैरोमीटर में, और इसके चूज़ करने का कारण ये है कि जो हाइट ऑफ द कॉलम है इन बैरोमीटर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो हाइट उतनी ही कम होगी। अब यदि हम यहाँ पर वाटर ले लें तो क्या होगा, ये हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इतनी ऊंची हाइट को मेज़र करना मुश्किल होता है। ये हाइट सिंपल है, इसको मेज़र करना आसान होता है, कहीं पर भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तभी हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो लेस डेंसर हैं वहाँ पर हाइट ज़्यादा होने से उनको कैलकुलेट करना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हम जनरली मरकरी चूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण इसका ये भी है मरकरी को ही लेने का कि मरकरी जो है इट इज़ ए नॉट वोलेटाइल सब्सटेंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये वोलेटाइल नहीं है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब वेपर नहीं बनेगा तो जो वैक्यूम वाला एरिया है वो वहाँ पर वैक्यूम ही रहेगा, वहाँ पर कोई भी वेपर कलेक्ट नहीं होगी। मीन्स जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द मरकरी कॉलम इज़ वेरी स्मॉल, होगा तो बहुत ही स्मॉल होगा, जिसको हम आसानी से उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर वेपर नहीं बनती है। ये भी एक कारण है मरकरी को चूज़ करने का बैरोमीटर में। अब इसमें आगे जैसे यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मेज़र किया जाता है, उसके यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इसके लिए जैसे हम प्रेशर इज इक्वल टू लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया, मीन्स F अपॉन A, ये हमने अभी यहाँ पर लिया हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं फोर्स मतलब जो कॉलम लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब का, उसमें कितना उसका हाइट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करना है। फोर्स इज इक्वल टू जैसे क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हम यहाँ पर फोर्स की जगह पर मास इनटू एक्सीलरेशन यदि रख देंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखेंगे यहाँ पर, एक्चुअल में ये
जी के द्वारा इसको डिनोट कर लेंगे। तो मास इंटू जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा, m इंटू जी अपॉन ए। m इज़ द मास ऑफ मरकरी, g इज़ द ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और a इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जैसे कि आप जानते हैं मास इज़ इक्वल टू और क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये भी हम निकाल सकते हैं, डेंसिटी जैसे D और वॉल्यूम है V, तो इन दोनों को यहाँ पर ये रख दें। मास इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, D इंटू V इंटू G अपॉन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जैसे यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू यदि हम हाइट ले लें, मतलब कोई भी लेंथ का यूज किया जा सकता है, तो एरिया इंटू हाइट रख लेंगे कहाँ पर, V की जगह पर D इंटू A इंटू H इंटू G अपॉन A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और प्रेशर इज इक्वल टू पहले H लिख लें फिर DG, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, HDG। H इज़ द हाइट ऑफ कॉलम, मीन्स हाइट ऑफ मरकरी कहाँ तक जो है पहुँचा है, D इज़ द डेंसिटी ऑफ द मरकरी, और G इज़ द ग्रेविटी। और ये पूरा जो यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर इसे कैलकुलेट करते हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पर यूनिट लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ATM या एटमॉस्फेयर ही उसको हम बोलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर मीन्स द प्रेशर दैट विल सपोर्ट ए कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ 76 सेंटीमीटर हाइट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ पर डिफरेंट तरह से इसकी यूनिट होती हैं। 1 ATM इज इक्वल टू आप 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर भी एक यूनिट होती है। टॉर मतलब एक ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही यूनिट है। और ये टॉर जो है, जिसने बैरोमीटर को डिस्कवर किया था, इसका इन्वेंशन किया था, बैरोमीटर को इन्वेंशन किया था टॉर्सली के द्वारा। तो टॉर्सली TORRICELLI, ये साइंटिस्ट के नाम पर ही उसका यूनिट रखा गया था टॉर, क्योंकि बैरोमीटर को इन्वेंशन किया था टॉर्सली के द्वारा, जिसलिए 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर ये भी दिया गया है। या फिर हम यहाँ पर 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम पास्कल में भी, जनरली जो ऐसा यूनिट है वो हम पास्कल ही लेते हैं प्रेशर का। तो पास्कल कितना हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल। और जब मतलब पास्कल जो 1 पास्कल होता है, फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं। फोर्स की यूनिट जनरली न्यूटन होती है, तो इसका मतलब है 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर जो है जितना लगता है उसे हम 1 पास्कल के इक्वल बोलते हैं। लेकिन गैसेस के लिए देखा जाए तो ये पास्कल यूनिट बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इनको जनरली बार में एक्सप्रेस करते हैं। और 1 बार इज इक्वल टू होता है ये 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल मतलब 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000 मीन्स 10 टू द पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये बार भी एक प्रेशर का ही यूनिट है। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और 1 ATM यदि हम देखते हैं तो ATM से यदि हम बार को रिलेट करते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, या 1 बार इज इक्वल टू 0.987
ATM। मीन्स ये जो वैल्यू होती है 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM। मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा 1 बार की वैल्यू कम होती है। तो अब हम इसी को जैसे आगे देखते हैं कि ये पास्कल में भी जनरली मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन हमें जनरली इसको बार में भी कई बार मिलेगा, ATM में भी मिलेगा, टॉर में भी मिल सकता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स इनकी याद करना ज़रूरी होगा, हम उसको लर्न करके रखेंगे। प्रेशर किस किस यूनिट में दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करने पर किस में आएगा। इसके बाद है जैसे इसमें मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये तो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम किसी कंटेनर के अंदर पर्टिकुलर यदि गैस लिया हुआ है तो उस गैस के प्रेशर को कैसे मेज़र करेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। गैस के यदि हमें प्रेशर को यदि मेज़र करना है तो जनरली इसके लिए एक डिवाइस होता है। मीन्स प्रेशर ऑफ ए गैस मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के द्वारा मेज़र करते हैं, इसी तरह से किसी गैस के प्रेशर को हम मैनोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। मैनोमीटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, मीन्स ये यहाँ से खुला रहता है, और दूसरा होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, ये ट्यूब इधर से इसमें बंद रहता है। ओपन एंड मैनोमीटर में किस तरह से मेज़र करते हैं किसी गैस के प्रेशर को। यहाँ पर हम गैस ले लेंगे, ये जैसे हमने मान लीजिए कि गैसियस मॉलिक्यूल्स ले रखे हुए हैं, ये सभी गैसेस हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। तो ये गैसेस भरी, और यहाँ पर भर लेते हैं मरकरी। तो ये मरकरी भरा हुआ है। अब होता ये कि यहाँ पर ये गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा साथ में, क्योंकि यहाँ पर तो गैस है, ये खुला हुआ है, तो यहाँ से गैस भी अपना दबाव कर डालेंगी। वो प्रेशर होने के कारण ये जो मरकरी है, मरकरी क्या होता है, जैसे पहले हम इक्वल भरेंगे यहाँ तक और यहाँ तक, लेकिन जब ये गैस का प्रेशर लगेगा तो ये वाला यहाँ पर एरिया कुछ खाली हो जाता है। मान लीजिए कि मरकरी पहले इसमें यहाँ तक भरी हुई है, इस वाले में, और इस प्रेशर के कारण ये यहाँ पर क्या हुआ कि इतना एरिया खाली हो गया। यहाँ इस वाले में यहाँ तक ही मरकरी है, तो ये हो जाएगा। इस हाइट को हमें मेज़र करना है, ये h कितना है, कितनी हाइट तक टोटल। जैसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अभी क्या हुआ, गैस के प्रेशर के कारण ये एंड पर ये मरकरी चढ़ गया और इस वाले में थोड़ा सा डाउन हो गया। तो दोनों में कितनी हाइट जो है खाली हो गई, इस वाले एंड से और इस वाले जो है दोनों साइड के जो ट्यूब हैं, जो लिम्ब हैं, वहाँ पर देखेंगे कि हाइट कितना है, मरकरी का कितना डिफरेंस है, इस लिम्ब का और इस लिम्ब का डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से ये h कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मीन्स जो प्रेशर ऑफ यहाँ पर गैस है किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस h ऑफ द कॉलम, उसका हाइट ले लेना है। तो मान लीजिए कि जैसे यदि किसी गैस का हमने मेज़रमेंट किया, यदि कि 750 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और मान लीजिए कि हाइट आया 250 सेंटीमीटर, तो 750 सेंटीमीटर माइनस, जैसे किसी का है यदि हमने 750 लिया, ये हाइट आया 250, तो हमारा उस समय पर गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर कहलाएगा। ये इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। या मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में ले लेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। जनरली जैसे इतना ज़्यादा 750 ये मिलीमीटर में होगा तो ये मिलीमीटर, हाइट भी मिलीमीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, ये ओपन एंड मैनोमीटर से। लेकिन यदि हम क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में यदि गैस का प्रेशर यदि मेज़रमेंट कर रहे हैं, इसमें गैस भर लेंगे, यहाँ से ये सभी गैस भरा हुआ है, लेकिन इसका जो देखिए ट्यूब है साइड में, जो ये बैंड ट्यूब यू ट्यूब लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरा बंद है। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर ये गैस पूरा है, यहाँ लेकिन हमने मरकरी भरा हुआ था, तो ये गैस के प्रेशर के कारण यहाँ पर मरकरी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर तक चला जाएगा, और ये वाली हाइट जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है दूसरे साइड में कि कितना ज़्यादा हाइट वो है ऊपर तक पहुँच गया। तो जैसे इस वाले में देखिए यहाँ तक है और इस वाले में यहाँ तक है, तो ये टोटल हाइट, ये डिफरेंस कितना है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू h, सीधे सीधे हाइट के बराबर हो जाएगा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में। तो दोनों में डिफरेंस है।
ओपन एंड मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस हाइट। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू सीधे सीधे हाइट के बराबर। मीन्स इस लिम्ब की मरकरी और इस लिम्ब की मरकरी कितना मतलब दोनों में डिफरेंस है हाइट में, उसे कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है, उसकी हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ ए डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी मतलब कितना हॉट या कोल्ड है उसे मेज़र करना टेम्परेचर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जिसका हॉट बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी को ये बोला जा सकता है कि वह लोअर टेम्परेचर पर है। तो इनको अलग अलग तरीके से जो है हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और इन सभी को उसको मेज़र किया जाता है बाय यूजिंग ए डिवाइस नॉन एज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और आप भी जानते हैं यहाँ पर डिफरेंट स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जैसे सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल के नाम से भी पहले जाना जाता था उसको, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो जो मेन है एसआई यूनिट ऑफ जो टेम्परेचर है वो तो केल्विन होता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो हम लेते हैं केल्विन, और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एक्चुअल में 273.15 होता है। यदि हमें मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन इज इक्वल टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, और 0 केल्विन टेम्परेचर को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर इज़ आल्सो नॉन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जनरली ख़ास बात यह है कि केल्विन स्केल में हमें नेगेटिव में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि 0 केल्विन मतलब माइनस 273.15, माइनस 273 बहुत ही मतलब लो टेम्परेचर हो जाता है। तो इसलिए हमेशा केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है, नेगेटिव नहीं होती। जबकि डिग्री सेल्सियस में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको 273 ही मेज़र कर लेते हैं। इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल में भी लिख सकते हैं। फ़ारेनहाइट में लिखने के लिए जैसे मतलब डिग्री सेल्सियस यदि निकालना है तो 5/9 इंटू F-32 ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर माइनस 32। इसको इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे तो ये निकल आएगा। या फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू लेना है तो फिर इसको हमको डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस तरह से करेंगे। ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। 0 केल्विन टेम्परेचर आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन, जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस है ये। और इसी तरह से स्टैंडर्ड यदि हम प्रेशर लेते हैं तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm ही कहलाता है। 1 atm प्रेशर को आप स्टैंडर्ड प्रेशर लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 atm, या 1 atm इज़ इक्वल टू जैसे आप 760 मिलीमीटर Hg या 760 टॉर का भी यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए। या इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 बार भी रख लेते हैं। 1 atm इज़ इक्वल टू 1 बार। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसी को हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी बोलते हैं, मीन्स STP या NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल।
जबकि रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर अलग है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अलग है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो ये डिफरेंट मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।